आज चुनाव के बाद पहली बार शायद ये मौका मिल रहा है कि एक प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। आजकल चारधाम यात्रा चल रही है। चारधाम यात्रा कोई ऐसा तो नहीं है कि आज से शुरू हुई है या पिछले साल से शुरू हुई है, 10 साल से शुरू हुई है। आदिकाल से ये यात्रा चल रही है, सैकड़ों वर्षों से, कई दशकों से ये यात्रा चल रही है। पर अगर चारधाम यात्रा की अव्यवस्थाओं को देखा जाए, जिस प्रकार से हमारे जिम्मेदार नेता, हमारे जिम्मेदार अधिकारी यात्रा की ओर ध्यान न देकर, हमारे जिम्मेदार नेता तो कई राज्यों में प्रचार प्रसार के लिए उतर पड़े हैं, उनका ध्यान इस ओर नहीं है। तो चारधाम यात्रा के हालात ये हैं कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो प्रथम धाम माना जाता है यमुनोत्री, उस यमुनोत्री धाम में चारधाम यात्रा के साथ साथ विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। और वो विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि वहां के जो स्थानीय जो लोग हैं, उन स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। किस चीज का नुकसान हो रहा है? वो नुकसान इसलिए हो रहा है कि जो इन लोगों ने जो यात्रा जो शुरू हुई है, ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था है। अगर कोई दिल्ली से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो वो अपने घर से डिटेल लिखकर भेज दे रहा कि मैं आ रहा हूं, इतने तारीख को यहाँ पहुंचूंगा, ये गाड़ी नंबर है, ये चीजें हैं। बावजूद उसके भी हमारे जो प्रशासन है, हमारी जो व्यवस्था की जो टीम है चारधाम यात्रा को से संबंधित, वो लोग उनकी व्यवस्थाएं करने में नाकाम है। मैं खुद पहले दिन जब कपाट खुले तो मैं यमुनोत्री गया और जब वहां के हालात देखे तो बड़ा दुख हुआ कि एक बड़ी आस्था के साथ पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं, आस्था के साथ उनका जुड़ाव है, और बावजूद उसके उन्हें इस प्रकार की जो समस्याओं का या सामना करना पड़ रहा है, वो बड़ा दुख है। वो फेलियर हम सबका है, फेलियर इस उत्तराखंड का है कि आदिकाल से चल रही एक चारधाम यात्रा, उसको सही ढंग से हम संचालित नहीं कर पा रहे हैं। अब समस्या ये है कि लगातार जो विरोध प्रदर्शन यमुनोत्री धाम के अंदर हो रहा है, उनके जो यमुना घाटी होटल एसोसिएशन जो संगठन है, इनके द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि हमारे कई बेरोजगार नौजवान, जिन लोगों ने बैंकों से कर्जा लेकर, लोन लेकर कहीं होटल लीज पर लिए हैं, कहीं पर अपने आप कंस्ट्रक्शन का काम करके होटल बनाए हैं, पर हमारे प्रशासन के द्वारा जो पाबंदी वहां पर लगाई गई है, धारा 144 लगाई गई है, बावजूद इसके जो एनएच जो जा रहा है विकास नगर होते हुए, वहां पर जगह जगह जो यात्रियों को रोका जाना, और उनसे हमने जब वार्ता की, जो होटल एसोसिएशन के लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि नैनबाग, दामठा, नौगांव, बड़कोट, खरादी, पालीघाट से लेकर जानकी चट्टी तक का जो मार्केट है, जो स्थान है, उन स्थानों पर 20 से 25 हजार यात्रियों को रुकने की व्यवस्थाएं हैं। और जिन लोगों ने नया नया व्यवसाय शुरू किया है, उन लोगों के लिए क्या है? उन लोगों ने कर्जा ले रखा है, उन लोगों ने लोन ले रखा है, उनके होटलों के कमरे डेली खाली रह रहे हैं, उनकी भरपाई कौन करेगा? सरकार से और प्रशासन से ये निवेदन है कि उनको मद्देनजर रखते हुए उन युवाओं को जो स्वरोजगार के राह पर चल पड़े हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये यात्रा पूर्व में भी चलती थी और पूर्व में 15-15, 20-20 हजार यात्री एक दिन में वहां पर दर्शन करके आगे बढ़ते थे। तो वो पुरानी उस व्यवस्था को लागू करके वहां पर धारा 144 को हटा करके उसके बाद वहां पर जो हमारे यमुनोत्री धाम में जो वाहनों को जगह जगह रोका जा रहा है, गंगोत्री धाम में वाहनों को जगह जगह रोका जा रहा है, उन वाहनों को रोका जाए। जिनके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, 8 बजे रात्रि के बाद तो चलने नहीं दे रहे। हम चाहते हैं जिनके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, उनको आप स्थान पर पहुंचने के लिए जहां पर उनके व्यवस्था की हुई है, वहां पर आप दिन रात आप चलने दीजिए। बावजूद इसके जो क्षमता वहां की है, क्षमता के अनुसार यात्रियों को वहां पर भेजा जाए। और जो ऑनलाइन पंजीकरण के अलावा चारों धामों के मुख्य गेट पर या चारों धामों के मुख्य स्थान पर ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था हो, जिससे कि देश से आया हुआ हमारा जो श्रद्धालु है वो नाखुश वापस ना लौटे, बिना दर्शन के वापस ना लौटे। जिस खनन को लेकर हमारी प्रदेश सरकार ने पूरे इस प्रदेश में पूरे खनन को एक पट्टा बना करके जिस प्रकार से बेच दिया है, और वो बेचा किसको है? कोई उत्तरकाशी का नहीं है, कोई चमोली का नहीं है, कोई पिथौरागढ़ का नहीं है, कोई हरिद्वार का नहीं है, उधम सिंह नगर का नहीं है। वो खनन पूरा जो बेचा है
वो बेचा है हैदराबाद की एक कंपनी को। ये इस प्रदेश का फेलियर है, हमारे प्रशासन का, इस सरकार का फेलियर है कि जो राजस्व, हमारे राजस्व विभाग को अधिकार थे कि वो खनन का जो राजस्व है वो कलेक्ट करे और इस प्रदेश की उन्नति के लिए, उसके लिए यहाँ पर राजस्व इकट्ठा करे। आज वो राजस्व विभाग के अधिकार छीन लिए गए हैं एक निजी कंपनी को पूरा खनन देकर। हैदराबाद की एक कंपनी है और कैलाश रिवर्स बेल्ट मिनरल्स LLP जी। तो इसमें यह कहा गया है, जो इनका अनुबंध हुआ है, कि उक्त क्रम में जनपद नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार तथा देहरादून के समस्त पट्टा धारकों, अनुज्ञा धारकों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 1 अप्रैल 2024 से ट्रेजरी के माध्यम से कोई भी धनराशि विभाग के लेखा शीर्ष में जमा नहीं की जाएगी। मतलब विभाग को तुम कंगाल कर दो। एक कंपनी को यह टेंडर नहीं दिया गया है, ये इस प्रदेश को बेचा है, यहाँ के जल जंगल जमीन को बेचा है। आज वन हमारे अधिकार में नहीं है, आज पानी पर हमारा अधिकार नहीं रह गया है, आज नदियों पर हमारा अधिकार नहीं रह गया है। बड़ी लड़ाई उत्तराखंड के अंदर लड़ी जा रही है। उत्तराखंड के छोटे छोटे दल, जो लोकल पार्टी है, छोटे छोटे संगठन बड़ी लड़ाइयां लड़ रहे हैं कि जल जंगल जमीन की लड़ाई है, और उन्हें यह पता भी नहीं चल पा रहा है कि कब इस जल जंगल जमीन को बेचा जा रहा है। फिर आप आपदा की बात करोगे, जब आपदा के समय पर वो आपदाएं आएंगी। जब खनन पहले होता था तो गैंती, फावड़े और बेलचे से वो खनन होता था, तो शायद उतना नुकसान उन नदियों को नहीं होता था, उतना नुकसान उस भूभाग को नहीं होता था जहां पर खनन होता था। पर आज पॉकलैंड जैसी बड़ी बड़ी मशीनों को अगर नदियों में उतारा जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं इस प्रदेश के साथ छलावा है। इस प्रदेश को इस भ्रष्टाचार के उसमें धकेलने के लिए, इस प्रदेश को डुबोने के लिए ये नीतियां यहां पर बनाई जा रही है। पर आज वर्तमान समय में हमारी सरकारों ने कोई भी ठेका टेंडर हो, उस ठेका टेंडर में हमारे सरकार के द्वारा कोई 10 करोड़ का नहीं, 20 करोड़ का नहीं, कई सैकड़ों करोड़ों का एक ठेका बनाया जाता है। वो ठेका चाहे सड़क का हो, ठेका चाहे नहरों का हो, ठेका चाहे किसी और विभाग का हो, उसमें उनके द्वारा कई 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ का ठेका बनाकर इस प्रकार से उसमें जो शर्तें रखी जाती है जिससे कि हमारा स्थानीय ठेकेदार, क्लास डी का हो, सी का हो, डी का हो, ए का हो, वो स्थानीय ठेकेदार उससे वंचित हो जाता है, उस साइट से बाहर हो जाता है। उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि अभी NH के लिए एक कंपनी को लाया गया था। वो कंपनी RGB नाम से वो कंपनी है, गाजियाबाद की कंपनी है, और पूरे उत्तराखंड प्रदेश में उन्होंने ऑल वेदर के लिए भी काम किया, उन्होंने NH की जितनी सड़कें हैं उनके लिए काम किया। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि जब RGB को यहाँ पर लाया गया, अगर उनके पास 500 करोड़, 1000 करोड़ का ठेका दिया गया, अगर वो RGB खुद काम करती तो हम उस बात को मान सकते थे। और जब उस RGB ने या RGB जैसी अन्य कंपनियों ने जब स्थानीय ठेकेदारों को पकड़कर पेटी में ही काम करवाना है, तो सरकार क्यों ऐसी नीति बना रही है कि किसी एक कंपनी के अधीन में हजारों करोड़ रुपए के ठेके दिए जा रहे हैं। और उसका दुष्परिणाम यह है कि RGB ने प्रदेश के अंदर कई ठेकेदारों से, मुझे लगता है कि इनकी संख्या 50, 60, 100 तक हो सकती है, जिन ठेकेदारों को पेटी में काम दिया गया था। और मुझे लगता है कि उन ठेकेदारों की जब मैं लिस्ट बताऊंगा, मेरे पास तो मुझे लगता है कि अभी 20, 25, 30 नाम पहुंचे हैं। और मैं ये कहता हूं कि ऐसे में उन ठेकेदारों की जो करोड़ों की पेमेंट जो इन्होंने रोकी है, उन ठेकेदारों की जो करोड़ों की पेमेंट रोकी है, वो क्या दर्शाता है। जब मैंने इनके जो मैनेजर थे, जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उनसे बात की, फोन पर वार्ता की, तो उनका कहना था कि आप कोर्ट जाइए। तो ये शय इन कंपनियों को किसके द्वारा दी जा रही है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। दूसरी बात यह है कि वो अगर कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, क्या जब इन ठेकेदारों को पेटी में काम दिया गया था, क्या कोर्ट के माध्यम से काम हुआ था? क्या जब इन ठेकेदारों ने बड़ी ईमानदारी के साथ जो जॉब इन्होंने लिए या जो जॉब इन्हें दिए गए, उन जॉबों पर कार्य किया, क्या उसके बावजूद भी इनका जो भुगतान होना है उनको ना किए जाना? क्योंकि मैं समझता हूं कि इनके पास ये एग्रीमेंट कॉपियां भी है, जो एग्रीमेंट पहले में हुए थे, उन एग्रीमेंट कॉपियों के बाद ये 2018 से सिलसिला चल रहा है। उन्होंने कई बार विरोध कर दिया है, पर सुनवाई ना तो NH जो विभाग है वो कर रहा है, सुनवाई ना RGB कंपनी तो क्यों करेगी, उनके करोड़ों रुपए बच रहे हैं।
पर हमारे प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों, विधायकों और मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी ये कई बार बातें डाली गई है। अगर सरकार के द्वारा ऐसी कंपनियों को इस उत्तराखंड में प्रवेश दिया जा रहा है, एंट्री दी जा रही है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे स्थानीय ठेकेदार जिन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके जो अपने उस मेहनताना जो है उनका है, जो मेहनत का पैसा है, जो काम किया गया पैसा है, उसको वापस लेने के लिए मुझे लगता है कि विभाग और हमारे सरकार का ये दायित्व बनता था। पर आज ये ठेकेदार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये ठेकेदार कभी जिलाधिकारी के, कभी एसडीएम कार्यालय, कभी विभाग के ठेका खा रहा है। मुझे लगता है इसमें कि सरकार के द्वारा जो शय दी जा रही है, हमारे प्रशासन के द्वारा शय दी जा रही है, ये बड़ा गंभीर मामला है। सरकार को इस तरीके के ठेके टेंडर जो पूर्व की भांति होते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में देकर हमारे स्थानीय ठेकेदारों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। इस प्रकार से जो कंपनियां आ रही हैं, लगातार बड़ी कंपनियां आ रही है, छोटे ठेकेदारों को ठगकर उनका पैसा समेटकर यहाँ से चली जा रही है। मैं समझता हूं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम विरोध तो करेंगे, परंतु इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की हम गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं सरकार से। स्थानीय ठेकेदारों को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे जॉबों में उनको कार्य दिया जाए, जिससे कि कार्य की गुणवत्ता भी होगी, जिससे कि कार्य की जो समय अवधि है वो कम लगेगी और कार्य समय पर पूरा होगा। जनता इन मुद्दों को समझे, इन बातों को समझे, इन विषयों से जुड़े जो लोग हैं वो इस पर चर्चा करें, परिचर्चा करें और इसका संज्ञान लेकर कहीं ना कहीं सरकार से सवाल करें।